तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। आज हम देखेंगे सोशल साइंस में पार्ट 3 क्लास 10th का, और डिस्कस करेंगे आगे सॉइल के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉइल का कंजर्वेशन होता है, इरोजन होता है, क्या क्या मेथड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन सोशल साइंस से सॉइल इरोजन। सो इन सॉइल इरोजन आप देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो देखिए, जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इरोजन के कारण। अब ये है क्या? तो क्या होता है कि मिट्टी में जब वेजिटेशन की कमी होती है तो मिट्टी क्या होती है, कटने लगती है, मिट्टी बहने लगती है। ओके, कई बार ये पानी के फ्लो के कारण भी बहती है, और मिट्टी का बहना कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी के कारण भी हो सकता है। जैसे मिट्टी में अगर फर्टिलिटी कम है, ओके, ऐसी बहुत सारी मिट्टी होती है, ऐसी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं बैरन है, मतलब बंजर हैं, तो वहाँ की मिट्टी इरोज होने लगती है। तो ये सॉइल इरोजन की मेन प्रॉब्लम है, और ये इरोजन की जो प्रोसेस है ये डे बाय डे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, और इसी के साथ ये है कि ये लैंड को तो अफेक्ट करती है, और इसी के साथ ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट भी करती है। और इसके अलावा कुछ सॉइल इरोजन के कॉजेज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विंड इरोजन, नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन में आपको बता देता हूँ वन बाय वन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ऐसी जगहें जहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है। सो एज यू नो कि इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के समय में हर जगह पेड़ों को काटा जा रहा है और वहाँ पर सेटलमेंट किया जा रहा है। लोगों को रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बन रही हैं। ओके, बहुत सारे जॉब के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, मीन्स फैक्ट्रीज़ वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क हो रहा है, उस वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सॉइल इरोजन का जो कारण है वो पहला है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग आप जानते ही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या करना, रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना, दैट इज़ ओवरग्रेजिंग। द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये मेनली जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी जिनको आप बोलते हैं, वहाँ पर ये चलता है। नेक्स्ट इज़ विंड इरोजन। तो विंड इरोजन क्या होता है, जो सूखी हवा होती है, मतलब जिसको अपन नॉर्मली हवा बोलते हैं, जो ड्राई विंड है, वो कई बार मिट्टी जब सूखी होती है धूल के फॉर्म में रहती है वो, और वो जो सॉइल जो होती है जो धूल के फॉर्म में रहती है, इसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं एरोसोल्स। तो ये क्या होती है, हवा में उड़ जाती है ये मिट्टी, और इस वजह से भी इरोजन की प्रोसेस हो सकती है। नॉन साइंटिफिक मेथड्स, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लैंड फॉर्म में एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल। अब हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया, और इस कमेटी के अकॉर्डिंग कुछ इफ़ेक्ट्स हैं सॉइल इरोजन के। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो, क्या क्या नुकसान इरोजन के कारण। तो देखिए, हमने इसके पहले जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं इसके इफ़ेक्ट के बारे में। तो कारण हम डिस्कस कर लिए थे, नॉन साइंटिफिक मेथड, ओवरग्रेजिंग वगैरह वगैरह। अब हम देख रहे हैं इसके इफ़ेक्ट्स। द फर्स्ट इफेक्ट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। ड्राई सीजन में क्या होता है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा पेड़ पत्ते सूख जाते हैं। ओके, ज़मीन जो होती है उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, मीन्स वाटर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होने के कारण पहला कारण नुकसान क्या हो सकता है हमको, या पूरे इकोसिस्टम को, क्या वेजिटेशन की कमी होगी। ओके, क्योंकि आप जानते हैं सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कम होना, और मिट्टी जो होती है वो पेड़ों की जड़ों में होती है। ओके, और जब वेजिटेशन नहीं होगी मतलब क्या होगा कि वहाँ पर सॉइल का इरोजन हो चुका है। सेकंड वन इज एडवर्स इफेक्ट ऑन सोर्सेस ऑफ वाटर। रिसोर्सेज और सोर्सेज दोनों का इफेक्ट पड़ता है। अब सोर्सेज की बात करें तो पानी के जो सोर्सेज है उसमें भी सॉइल इरोजन का इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से इरिगेशन की प्रॉब्लम्स इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में देखी गई है। ओके, फिर स्ट्रीम का डाइवर्जन। इसका मतलब ये है कि जब भी सॉइल इरोजन होता है तो रिवर्स वगैरह जो होती हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स जो हैं जिन पर शिप, हमारे इंडिया में भी 4 वाटर वेज हैं, तो इनमें जो शिप्स चलती हैं, जो नाव चलती हैं, बोट्स चलती हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रीम चेंज हो जाती है उनकी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। सर नेक्स्ट इज डिटोरिएशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। हाई क्वालिटी लैंड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और इफेक्ट एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड की कमी भी हो रही है आज के समय में। ओके, क्योंकि आप जानते हो सेटलमेंट हो रहा है, लोग मकान बना रहे हैं, है ना, फैक्ट्रीज, मॉल्स। ओके, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड्स। और दिस इज ऑल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। द नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। सो एज यू नो
कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो रहा है, मींस डे बाय डे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को कम करने का काम, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है इससे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई का, ओके। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस चीज़ की सप्लाई होगी। तो डिमांड बढ़ती है किससे, पॉपुलेशन के कारण, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए क्या है कि इस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है, सॉइल का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब सॉइल सही होगी तो ही वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोसेस, एग्रीकल्चरल मेथड्स, जो भी फार्मिंग का प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉस प्रोडक्शन है, वो हो सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स बताए गए हैं, ओके। सो फर्स्ट वाला मेथड क्या है, काउंटर फार्मिंग कर सकते हैं हम पहाड़ों में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर काउंटर फार्मिंग की जाती है, ओके। काउंटर फार्मिंग लाइक दिस, कि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पर कुछ इस तरह से प्लान किया जाता है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, ओके। और सीढ़ियाँ बनाकर वहाँ पर काउंटर फार्मिंग की जाती है। द नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज। तो गली इरोजन खत्म कैसे होगा, फील्ड रिज बनाकर। फील्ड रिज मतलब खेतों के चारों तरफ हम मिट्टी की बॉल बना दें, जिससे क्या होगा, जो पानी होगा वो नहीं बहेगा, और पानी नहीं बहेगा तो क्या होगा, वो अपने साथ मिट्टी नहीं लेके जाएगा, और सॉइल का कंजर्वेशन होगा। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज। पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन कम होगा, सॉइल का कंजर्वेशन होगा, और साथ में हम और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज, सब चीज़ें मिल सकती हैं हमको, ठीक है। फिर रनिंग वाटर जो है माउंटेन्स एरिया में, जो पहाड़ों से पानी बहते हुए आता है, उस पानी को कलेक्ट करने के लिए कुछ इंतजाम किए जाएँ, कुछ प्लानिंग की जाए। इस वजह से भी क्या हो सकता है, हम सॉइल को कंजर्व बहुत ज़्यादा हद तक कर सकते हैं। और साथ में ग्रेजिंग लैंड को डेवलप किया जाए रूरल एरियाज़ में, मतलब जो जानवर हैं उनको खाने के लिए जो एरियाज़ होते हैं, जिन एरियाज़ में जानवर लोग जाते हैं, कैटल्स को रियरिंग की जाती है, उन एरियाज़ में भी कुछ काम किया जाए तो क्या हो सकता है, हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज वाटर सोर्सेज, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। तो देखो भाई, आप जानते हो कि बेसिक नीड का हिस्सा है वाटर हमारे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है ये, और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और आप जानते हैं कि बॉडीज़ जो होती हैं, उन बॉडीज़ में चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे एनिमल्स की हों, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, मींस ऑल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज, इन सभी में वाटर आपके लिए मिलेगा, ओके। और ह्यूमन बॉडी ऐसा बताया जाता है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें 70% ऑफ वाटर होता है। द नेक्स्ट इज, अब इस बेसिस पर वाटर को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दीज पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज सरफेस वाटर, द सेकंड वन इज ग्राउंड वाटर, थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशनिक वाटर, ओके। तो हम वन बाय वन इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सरफेस वाटर क्या है, सरफेस वाटर मतलब ऐसा वाटर जो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, इनमें मिल सकता है आपको, ओके। और अगर मैं पर्टिकुलर रिवर्स की बात करूँ तो ये मेन सोर्स है सरफेस वाटर का इंडिया में, बिकॉज आवर कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स। हमारी कंट्री जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहाँ पर नदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, ठीक है। तो रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सरफेस वाटर के लिए। और इंडिया में 3 टाइप्स की मेनली रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इंडस जिसको आप सिंधु बोलते हो, ओके। और ऐसा बात माना जाता है कि इंडिया का टोटल सरफेस वाटर का 60% के आसपास ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस कैरी करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 नाम, गंगा का, यमुना का, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये कुछ रिवर्स मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर कुछ मेनली कुछ रिवर्स की मीन्स उनकी लेंथ दी गई है, और लेंथ के अकॉर्डिंग इन रिवर्स के बारे में बताया है। सो द फर्स्ट वन इज इंडस। सो इंडस इज अराउंड 1134 किलोमीटर्स इन इंडिया, ओके। देन गोदावरी, नर्मदा। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर ये डिफरेंट लेंथ हर एक रिवर्स की दी गई है, ओके। द नेक्स्ट, तो सरफेस वाटर को पढ़ने के बाद आप देखेंगे आप ग्राउंड वाटर। तो देखिए ग्राउंड वाटर क्या है कि मेनली रेन वाटर के कारण इसको सोक किया जाता है, ठीक है। ज़मीन में पानी जो होता है वो रेन वाटर के कारण ही सोक होता है, और यही प्रोसेस कहलाती है कि ग्राउंड वाटर। सेंट ऑफ द जो वाटर है जो अपर सॉइल में ही रहता है, ओके। और इसके अलावा यही जो सॉइल में जो वाटर होता है ये बहुत यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर के लिए।
वेजिटेशन के लिए। ओके, इसलिए बोलते हैं भाई कि जहाँ पर सॉइल में ह्यूमिडिटी है, जहाँ पर सॉइल में थोड़ा सा पानी है ना, नमी है, वहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो बचा हुआ वाटर होता है वो बिल्कुल स्लोली क्या होता है, ग्रेजुअली ज़मीन के अंदर जाता है। ओके, और ये जो सरफेस वाटर है ये हम बेल्स ट्यूबवेल्स के थ्रू बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। नाउ अब ऐसा है भाई, देखो कि ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हर जगह पर सेम नहीं हो सकता, इसलिए क्या है अनइवन इसकी पोजीशन होती है। आपने देखा होगा जैसे मध्य प्रदेश है अपना, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर का अच्छा अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जाते हो साउथ इंडिया में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम है, महाराष्ट्र में भी बहुत कम है अवेलेबिलिटी। तो एक रीज़न है इसके पीछे। ओके, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ की हाइड्रोलॉजी, ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड वाटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, अगर आप देखते हैं कि जो मैंने बताया आपको पेनिनसुलर इंडिया, तो मतलब मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, यहाँ पर पानी की कमी है। लेकिन मध्य प्रदेश का ऐसा है पूरा पार्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी कम नहीं है। तो इस तरह से आपको मैंने आज समझाया ग्राउंड वाटर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक वाटर और भी कुछ चीज़ें। तो दोस्तों इस तरह से मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये मेरा पार्ट 3 का वीडियो है चैप्टर 1 का। ऐसे करके मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ और आपको पार्ट वाइज में सारी चीज़ें समझा सकूँ। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, स्टे ट्यून्ड विद ट्यूटर पॉलिस।